हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सो आज हम लोग जो वैदिक सभ्यता का सेकंड टॉपिक है उत्तर वैदिक काल, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। ऋग्वैदिक काल पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक ऋग्वैदिक काल की वीडियो नहीं देखी है, आप प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि तभी आपको उत्तर वैदिक काल की बहुत सी चीजें समझ में आ पाएंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग वही 4 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, आपका राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन। सेकंड, सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन। थर्ड, आपका आर्थिक जीवन। और आपका फोर्थ है धार्मिक जीवन। ठीक है, इन चारों चीजों से कोई भी सभ्यता कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, देखिए ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी सभ्यता में 4 ही प्रकार का जीवन रहता होगा। एक राजनीति, जो राजनेताओं से संबंधित, जैसे आज मतलब राजाओं से संबंधित मान लीजिए, आज के टाइम में जो नेताओं से संबंधित इस टाइप से जो हमें गाइड करते हैं। ठीक है, सामाजिक जीवन जो हम लोग जी रहे हैं। आर्थिक जीवन, आपकी आर्थिक फाइनेंशियल जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल कंडीशन, इस टाइप से। और धार्मिक जीवन आपका रिलीजन रिलेटेड, ठीक है, धर्म से रिलेटेड। तो हम लोग डिस्कस करते हैं आज के इस लेक्चर पे। हम लोग 2 डिस्कस करने वाले हैं, एक तो राजनीतिक जीवन डिस्कस करने वाले हैं, वो टाइम का इश्यू है थोड़ा। सामाजिक जीवन डिस्कस करने वाले, ये दोनों हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में इतना कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, तो कल को मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें इन दोनों को भी इन डाल लूंगा। और साथ ही साथ कुछ मेंस क्वेश्चन, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बता दूंगा उसमें। ठीक है, इसी वैदिक सभ्यता से रिलेटेड तो हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं राजनीतिक जीवन से। राजनीतिक जीवन। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा रहा। देखिए, पहले तो ये बता दूं मैं आपको, उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है। 1000 बीसी से 600 बीसी। आपको मैंने ऋग्वैदिक काल में बताया था कि ऋग्वैदिक काल का क्या था, 1500 बीसी से 1000 बीसी। तो 1000 बीसी पे वो वाली सभ्यता या वो वाला काल खत्म हुआ। तो उसके बाद कौन सा काल आया, उत्तर वैदिक काल का। तो हमने 1000 बीसी से स्टार्ट किया और 600 बीसी तक, क्योंकि 600 बीसी के बाद जो भारत में दोबारा नगरीय व्यवस्था, नगरीय क्रांति स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, बौद्ध धर्म आया था, जैन धर्म आया था। ये तो आपकी ग्रामीण सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, उसके बाद ग्रामीण सभ्यता आई, और अब फिर 600 बीसी के बाद भारत में जो थी वो नगरीय सभ्यता स्टार्ट हो गई थी। तो हम लोग इसका जो टाइम पीरियड कहां तक माना है, 600 बीसी तक। ठीक है, तो अभी हम इनके राजनीतिक जीवन पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, राजनीतिक जीवन के लिए फर्स्ट पॉइंट आप नोट कर लीजिए साथ के साथ। फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए कि छोटे छोटे जो जन होते थे उस टाइम, छोटे छोटे जन, जो कि मैंने आपको ऋग्वैदिक काल में बताया था कि जब ये आर्य, हम लोग ये सब आर्यों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो ऋग्वैदिक काल के आर्य थे, और अब ये उत्तर वैदिक काल के आर्य आ चुके हैं। जो छोटे छोटे जन थे, इन्हें मिलाकर, इन सबको मिलाकर किस चीज का निर्माण किया गया, जनपदों का निर्माण किया गया। ठीक है, अब जो ये छोटे छोटे जन थे ना, वो केवल जन नहीं रह गए, अब जनपद में तब्दील हो चुके थे। ठीक है, बदल चुके थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब आर्य भारत में आए थे तो वो बहुत छोटे छोटे जनों में विभाजित थे। ठीक है, ग्रुप टाइप में, जनों को मैंने बताया था ग्रुप टाइप में विभाजित थे। अब क्या करा उन्होंने, बहुत सारे जो ग्रुप्स बने हुए थे उन सबको एक जगह रखकर जनपद बना दिया पूरा। ठीक है, पूरा जनपद बना दिया, उन जनों को मिलाकर उत्तर वैदिक काल में जनपद का निर्माण कर दिया। तो आप नोट कर लीजिए कि जो छोटे छोटे जन थे उन सभी को मिलाकर क्या बन गया, जनपद बन चुका था। पहले तो जन थे, अब उत्तर वैदिक काल में आकर वो सभी जनपद में बदल चुके थे। ठीक है, दूसरा इसमें मेन पॉइंट है कि राष्ट्र शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ इस काल में। राष्ट्र शब्द का प्रथम बार प्रयोग, प्रथम बार प्रयोग। ठीक है,
तो अभी तक किसी भी सभ्यता में, हमने कौन सी सभ्यता पढ़ी सबसे पहले? सिंधु घाटी सभ्यता। कहीं राष्ट्र शब्द का जिक्र आपको नहीं मिला होगा। ऋग्वेदिक काल पढ़ चुके हैं वैदिक सभ्यता का, उसमें भी राष्ट्र शब्द का कोई उपयोग कहीं यूज हमने नहीं देखा। पर उत्तर वैदिक काल में आकर राष्ट्र शब्द का यूज हुआ। देखिए, जब छोटे छोटे जनपद बन चुके थे तो उनका एक तरीके से एक राष्ट्र ही बन चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्र शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ। आपको देखो, रटना नहीं है, सिर्फ आपको याद करना है कि छोटे छोटे जन थे वो जनपद बने, अब जनपद बन गए तो राष्ट्र भी बन गया होगा। बस यहाँ से आप थोड़ा देख लीजिए कि राष्ट्र शब्द का प्रथम बार प्रयोग इसमें हुआ था, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, हुआ वैदिक सभ्यता। अगर सभ्यता पूछता है तो वैदिक सभ्यता, और अगर अलग से काल आ जाता तो काल कौन सा था? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब सी पॉइंट हम लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। इसमें राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई। आप पूरा लिखिए, उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकारों में वृद्धि। ठीक है, तो अब हम क्या, उत्तर वैदिक काल में राजा, जो राजा था उसके अधिकार में वृद्धि हो गई। कैसे वृद्धि हुई, अब इस बात पर भी डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने पढ़ा था ऋग्वेदिक काल में जो राजा होता था, ठीक है, वो उसके पास इतने ज्यादा अधिकार नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि वो दो जो एक समिति संगठन थे उनसे राय लेता था। कुछ भी काम करने से, कोई भी कार्य करने से पहले उनसे राय लेता था, जाकर लेता था। वो कौन से थे? सभा और संगठन। पर लेकिन उत्तर वैदिक काल में वो दोनों का कोई अस्तित्व इतना खास नहीं रह गया। अब वो सारे डिसीजन अपने आप लेने लगा, तो राजा के अधिकारों में एक तरह से वृद्धि हो गई, काफी हद तक वृद्धि हो गई। तो आपने क्या याद करना है कि ऋग्वेदिक काल में तो दो संगठन हुआ करते थे, सभा, समिति। पर लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में आए तो चूंकि राजा के अधिकारों में वृद्धि हो गई थी, तो इसका मतलब यह है कि समिति और सभा का जो अस्तित्व था वो समाप्त हो गया था। एक अस्तित्व समाप्त, मैं गलत बोल रहा हूँ, सॉरी। एक तरह से आप मान लीजिए नियंत्रण समाप्त हो गया था। वो अस्तित्व में थी पर उनके पास अब इतनी पावर नहीं रह गई थी कि वे राजा को किसी भी काम पर राय दें। ठीक है, तो अब राजा अपने आप ही कोई भी कार्य किसी भी वक्त कर सकता था। ठीक है, तो एक तरह से उनका नियंत्रण समाप्त हो गया था। अस्तित्व में वो अभी भी थी, वो मुझसे बाय मिस्टेक बोला गया, तो आप उसे ठीक कर लीजिए। वो नियंत्रण समाप्त हुआ है, अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ था। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, डी। आप इसे कंप्लीट लिख लीजिए कि उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिला? उस ग्रंथ का नाम है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में मिला। आप लिख लीजिए कि राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिला। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता लगता है कि राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ से मिला? ऐतरेय ब्राह्मण। अब देखिए, अब आप एक क्वेश्चन माइंड में उठता है कि ये चीज, ये वाली लाइन हमने ऋग्वेदिक काल में क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि ऐतरेय ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो उत्तर वैदिक काल का है, ना कि ऋग्वेदिक काल का। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद, एक वेद था, ऋग्वेद लिखा गया था। पर लेकिन ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो उत्तर वैदिक काल में लिखा गया। इसी वजह से हम लोग राजा की, उसी के अंदर राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत है, तो ऐतरेय ब्राह्मण को ही हम, ऐतरेय ब्राह्मण में ही राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, तो पता लग गया आपको। अगर क्वेश्चन पूछता है कि ऐतरेय ब्राह्मण कौन से काल का है, तो उत्तर वैदिक काल का। और राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन से ग्रंथ में था, तो ऐतरेय ब्राह्मण आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अब देखिए, राजा तो यहाँ पर बहुत प्रबल हो चुका था, तो इसका मतलब राजा को जो ना पूरे एक राष्ट्र भी बन चुका था। हम देख रहे हैं ना कि भाई छोटे छोटे जनों को मिलाकर जनपद मिल चुके थे, राष्ट्र शब्द का प्रथम बार प्रयोग भी हो चुका था, राजा के अधिकारों में वृद्धि भी हो गई थी। जब राष्ट्र शब्द का यूज आ गया तो इसका मतलब उसका, राजा का क्षेत्र में भी, राजा के जो राज्य होता था या फिर उसका जो क्षेत्र होता था उसमें भी विस्तार हुआ होगा। जब विस्तार हुआ तो उसे अलग अलग जगह अलग अलग नाम से पुकारा जाने लगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर उसे किस नाम से पुकारा जाता था। देखिए, ये आपका मिडल हो गया, मध्य देश। इधर ये नॉर्थ होगा, नॉर्थ साइड। ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, एंड ये आपका
वेस्ट। ठीक है। जो मध्य भारत था उसमें राजा के नाम से जाना जाता था, सिर्फ राजा। ठीक है। किस नाम से जाना जाता था? राजा से। ईस्ट में, ईस्ट में उसे लोग बोलते थे सम्राट। ठीक है। अगर कोई राजा राज्य कर रहा है किस जगह? ईस्ट में, भारत के पूर्व में, तो वहां पर उसे राजा को क्या बोला जाता था? राजा नहीं बोला जा रहा था, सम्राट बोला जाता था। नॉर्थ में उसी राजा को विराट बोला जाता था। ठीक है। साउथ में स्वैराट बोला जाता था। और साउथ में भोज बोला जाता था। ठीक है। तो मध्य भारत में राजा का नाम जो था वो राजा था। ईस्ट में उसी राजा को, कोई और भी राजा हो जो राज्य कर रहा है, जो प्रजा की देखभाल कर रहा है, उसे सम्राट बोला जाता था। नॉर्थ में उसे विराट बोला जाता था। साउथ में राजा को ही भोज बोला जाता था। और वेस्ट में स्वराट बोला जाता था। ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में हम पता लग गया हमें। मध्य भारत में राजा बोला जा रहा था, इधर सम्राट, इधर विराट, इधर स्वराट और इधर भोज। देखिए, सम्राट विराट स्वराट भोज, ऐसे याद कीजिए। सम्राट विराट स्वराट भोज, और बीच में तो राजा था ही। ठीक है। अब एक बात और आती है कि कोई ऐसा राजा भी रहा हो शायद कि जो यहाँ पर भी राज्य कर रहा था, यहाँ पर भी कर रहा था, यहाँ पर भी कर रहा था, यहाँ पर भी कर रहा था और यहाँ पर भी कर रहा था। ठीक है। तो उसे क्या बोला जाता होगा? जो राजा इन चारों जगहों पर अपना, या फिर पांचों जगहों पर अपना राज जमाए बैठा था, उसे बोला जाता था एक राट। ठीक है। जिसने ये सारी सारी दिशाएं, एक तरह से मान लो जिसने सारी दिशाएं जीत ली, उसे क्या बोला जाता था? एक राट। आप इसे लिख लीजिए कि जो सारी दिशाएं जीत जाता था उसे एक राट। इधर सम्राट, इधर विराट, इधर स्वराट और इधर भोज, बीच में राजा था ही। जिसने सबको जीत लिया वो एक राट। भाई, जिसने सबको जीत लिया उसके लिए सब चीज एक जैसी हो गई, तो उसे क्या बोल दिया? एक राट। सम्राट अपनी जगह का, विराट अपनी जगह का, स्वराट अपनी जगह का और एक राट सारी जगह का। ठीक है। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। सो अब ई पॉइंट की ओर चलते हैं, या फिफ्थ पॉइंट की ओर चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है? फिफ्थ पॉइंट बोलता है कि जो राजा का राज्याभिषेक था, राजा का राज्याभिषेक, राज्याभिषेक कौन से काल में स्टार्ट हुआ? ऋग्वैदिक काल में स्टार्ट हुआ। ठीक है। वो मैंने आपको बताया भी था। राजसूय, राजसूय यज्ञ, ठीक है, के द्वारा होता था। अब उसमें तो नॉर्मली आपका कोई भी राजा था उसका राज्याभिषेक कर दिया जाता था, कोई विशेष प्रबंधन नहीं होता था। पर उत्तर वैदिक काल में राजा का जो राज्याभिषेक हो रहा था वो किससे हो रहा था? राजसूय यज्ञ। ये एक यज्ञ होता था। इस यज्ञ के बारे में जो पता चला है वो कहाँ से पता चला है? शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है, ये भी उत्तर वैदिक काल में ही लिखा गया है। शतपथ ब्राह्मण, इससे पता चला है कि राजसूय यज्ञ के द्वारा राजा का राज्याभिषेक होता था। ठीक है। क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ पॉइंट पर, या एफ पॉइंट पर। राजा को, राजा का एक नया नाम था, राजा को ही विषमत्ता कहते थे। ठीक है। राजा को विषमत्ता कहा जाता था। राजा का नया नाम, ये दूसरा नाम आप तरह से मान लीजिए, आप विषमत्ता कहते थे। अब आप लोग पूछोगे कि अभी बताया नॉर्थ में ये है, वेस्ट में ये है, साउथ, ये विषमत्ता क्या है? ये विषमत्ता क्यों कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, विषमत्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में जो वैश्य होते थे, जो वैश्य वर्ण होता था, सिर्फ वही कर देता था। कर, टैक्स जिसे बोलते हैं, कर वही देता था सिर्फ जो वैश्य वर्ण से होता था। इस वजह से इसे विषमत्तता भी कहा जाता था। ठीक है। तो क्यों कहा जाता था आप लिख लीजिए, क्योंकि सिर्फ इस काल में वैश्य वर्ण ही कर देता था। ठीक है। कर मीन्स टैक्स। ठीक है। अब जी पॉइंट, कोई भी स्थायी सेना नहीं थी। भाई, राजा तो था पर कोई स्थायी सेना नहीं थी। जैसे अभी आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें आएंगी, स्थायी सेनाएं होती थी उनके पास, जो राजा होते थे। पर इस काल में जो भी राजा है उसके पास कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। अब बात आई, जब स्थायी सेना नहीं थी तो युद्ध कैसे करते थे? किसी दूसरे क्षेत्र को जीतते कैसे थे? ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे जीते थे।
ये लोग जो इनके कबीले, जो इनके जनपद होते थे ना, जब कोई युद्ध की स्थिति बनी या फिर कोई इन्हें किसी क्षेत्र पर अपना अधिकार करना है, तो ये क्या करते थे, उन कबीलों या उन जनपदों में से ही जो युवा होते थे उन लोगों को भर्ती कर लिया करते थे, और उसके बाद युद्ध करते थे। अगर जीतते थे तो ठीक, नहीं तो मर जाते थे वो लोग। ठीक है, तो इसमें कोई स्थायी सेना नहीं थी, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी, बस वो सीधा ही युद्ध करने चले जाते थे। ठीक है, दोनों ही तरफ से ये होता था कि दोनों ही तरफ सीखे हुए कहीं सैनिक नहीं होते थे, तो लक बाय चांस या जिधर से ज्यादा आदमी हो गए वो जीत जाते थे। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्षेत्र का विस्तार हो जाया करता था। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्थायी सेना क्यों नहीं थी। ठीक है, अब सामाजिक जीवन की ओर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सामाजिक जीवन। ठीक है, एक बार हम राजनीतिक जीवन को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। राजनीतिक जीवन में हमने क्या क्या पढ़ा। छोटे छोटे जनों को मिलकर जनपद में परिवर्तन हो चुका था। राष्ट्र शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जो राजा के अधिकार थे उनमें भी वृद्धि हुई। अब क्यों वृद्धि हुई? क्योंकि सभा और समिति का नियंत्रण जो था वो अब समाप्त हो चुका था। ऋग्वैदिक काल में वो थी, उनसे ही पूछकर राजा कोई भी कार्य किया करता था, पर लेकिन उत्तर वैदिक काल में वो सब समाप्त हो गई थी। ठीक है, अब राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन से ग्रंथ में मिला हमें? ऐतरेय ब्राह्मण में मिला। ठीक है, अब हमने देखा कि मध्य भारत में राजा को राजा ही कहा जाता था, ईस्ट में सम्राट, नॉर्थ में सम्राट, विराट, स्वराट, और नीचे भोज, और जो सबको जीत लेता था उसे एक राट। ठीक है, राजा का राज्य अभिषेक जो होता था वो राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था। ये कहाँ पता चला है हमें? शतपथ ब्राह्मण में पता चला है। राजा को विषमत्ता भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये वैश्यों से कर लेता था। कोई स्थायी सेना यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में फर्स्ट पॉइंट आप लिखिए कि जो इसका आधार था, या सामाजिक व्यवस्था का जो आधार था, देखिए आप, सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम, वर्णाश्रम व्यवस्था था। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था किस बेसिस पे यहाँ पे डिफाइन थी? वर्णाश्रम। अब वर्णाश्रम क्या था? यहाँ पर चार वर्ण पाए जाते थे। ठीक है, कौन कौन से चार वर्ण थे? चार वर्ण इस काल में जो पाए गए वो कौन कौन से थे? फर्स्ट, ब्राह्मण, ब्राह्मण, राजनीय, वैश्य या वैश्य, जो कि कर दे रहे थे। शुद्ध। अब देखिए आप, चार वर्ण थे जिनमें से सिर्फ वैश्य ही कर दिया करते थे, तो इसी कारण से विषमत्ता उसे राजा को बोला जाता था। ठीक है, देखिए अब चार वर्ण थे, ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो यज्ञ किया करते थे, राजन्य एक तरह से क्षत्रिय आप मान सकते हैं, वैश्य, वैश्य जो कर दिया करते थे, और शूद्र जो एक तरह से श्रमिक वाला, जो मतलब जिस तरीके से, मतलब जो श्रमिक वर्ग होता था उसे शूद्र वर्ग बोलते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। ठीक है, जो वैश्य वर्ग है वो कर देता था। आप इसे तो मैंने बता दिया, चलो आप एक बार और लिख लीजिए। वैश्य वर्ग कर देता था, जिस कारण राजा को विषमत्ता कहा जाता था। ठीक है, एक पॉइंट नेक्स्ट देखिए, शूद्र की दशा। शूद्र की दशा निम्न थी, समाज में निम्न थी। ठीक है, शूद्र, मैं आपको कैसे बताऊं, शूद्र एक तरीके से श्रमिक ही मान लीजिए आप, जो सेवाएं करते थे ना, उन्हें शूद्र बोला जाता था। इस तरीके से आप मान लीजिए, जो सेवाएं करते थे उन्हें शूद्र कहा जाता था। ठीक है, दासियां में भी शूद्र आते थे, जैसे किसी रानी है उसकी दासियां जो होती हैं, उस टाइप से लोग होते थे, वो शूद्र ही कहलाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है अब डी पॉइंट। राज परिवार में ज्येष्ठ अधिकार का प्रचलन हुआ।
प्रचलन प्रबल हुआ। ठीक है, जो राज परिवार था उसमें ज्येष्ठ अधिकार का प्रचलन प्रबल हो गया था। देखिए ऋग्वैदिक काल में जो राज परिवार होते थे उनमें ज्येष्ठ को ही मिलता था, पर इतना कोई ज्यादा ये नहीं था कि जरूरी नहीं था कि जो बड़ा होगा उसे ही गद्दी मिलेगी। वंशानुगत था, मैंने बताया था आपको कि जो राजनीतिक जीवन वहां पे चल रहा था वो वंशानुगत था राज परिवार में। पर लेकिन ऐसा जरूरी नहीं था कि ज्येष्ठ को ही राजगद्दी प्राप्त हो। पर इसमें सामाजिक इसके उत्तर वैदिक काल में ऐसा हो गया था कि राज परिवार में जो ज्येष्ठ होता था, जो बड़ा होता था, उसे ही राजगद्दी मिलेगी। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए। परिवार स्तर पर, उसमें मैंने बताया था कुलपति, जिसे पिता को कुलपति बोल रहे थे ना वो। ठीक है, तो परिवार स्तर पर पिता का और भी ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई। ठीक है, पिता का अधिकार और बढ़ गया। उसमें था पर इतना नहीं था, इसमें और भी ज्यादा हो गया, अधिकार बढ़ गया। ठीक है, तो परिवार स्तर पर क्या हुआ, पिता का अधिकार बढ़ गया था। ठीक है, एक पॉइंट है, गोत्र प्रथा चल गई। गोत्र प्रथा की स्थापना कह लीजिए आप एक तरीके से। ठीक है, गोत्र प्रथा की स्थापना। ठीक है, तो सामाजिक जीवन में थोड़ा सा और है, वो आज टाइम का इशू है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी आप इतना ही कर लीजिए, थोड़ी सी ही बातें रह गई हैं, वो मैं आपको डिस्कस कर लूंगा नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप आज के लिए इतना ही रखिए। सामाजिक जीवन में देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सामाजिक जीवन का आधार क्या था, वर्णाश्रम व्यवस्था। अब ये वर्णाश्रम व्यवस्था क्या थी, 4 वर्ण थे। फर्स्ट ब्राह्मण, राजनीय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो यज्ञ किया करते थे, राजन्य एक तरीके से क्षत्रिय जो युद्ध में भाग लिया करते थे, वैश्य एक तरीके से जो राज परिवार को खुश करने के लिए रखे जाते थे, शूद्र जो सेवाओं में रखे जाते थे। ठीक है, वैश्य वर्ग ही कर दे रहा था, शूद्र की दशा निम्न थी, श्रमिकों की या सेवकों की दशा बिल्कुल निम्न थी। राज परिवार में ज्येष्ठ अधिकार का प्रचलन चल गया था। ज्येष्ठ अधिकार मतलब बड़े भाई को ही राजगद्दी मिलेगी। अगर 3 भाई हैं तो उनमें जो सबसे बड़ा होगा उसे ही राजगद्दी मिलनी है। परिवार स्तर पर पिता का अधिकार और बढ़ गया था बहुत ज्यादा। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई। अब गोत्र प्रथा की स्थापना मतलब पहले ये लोग ग्रुप्स में रहा करते थे, जनों में रहा करते थे, फिर अब जनपद बन चुका था तो इन्होंने क्या करा, अपनी एक तरीके से गोत्र ले लिया। सबने बहुत सारी, एक जनपद में एक गोत्र हो गया, बहुत सारे जनों ने मिल मिलकर डिसाइड कर लिया कि हमारा गोत्र ये है। इस टाइप से इनके गोत्र बनते चले गए। फिर इन्होंने आगे आगे क्या किया कि जो शादी व्यवस्था थी, जो आज के टाइम में होता है एक ही गोत्र में शादी नहीं होती, उसी टाइप से उस टाइम भी एक ही गोत्र में इन लोगों ने शादी करना बंद कर दिया। ये परिवार से चलते थे गोत्र, कि एक परिवार से दूसरे परिवार में वहन करते चले गए गोत्र गोत्र। ठीक है, तो गोत्र प्रथा की स्थापना किस काल में हुई, उत्तर वैदिक काल में। सबसे पहले किस काल में हुई, उत्तर वैदिक काल में हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। सो आप पढ़ लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए सबको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक हमें डिस्कस करना है कि इसमें 3 प्रकार के आश्रम थे, आश्रमों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है, स्त्रियों की दशा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस डिस्कस करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू।